बच्चों, कल हम क्लास 10th का फर्स्ट चैप्टर वैदिक गणित पढ़ रहे थे, जिसमें हमने कुछ पॉइंट्स पढ़े थे, जैसे एकाधिकन विधि से कैसे जोड़ा जाता है, कैसे घटाया जाता है और कैसे गुणा किया जाता है। आज हम उसी के आगे कंटिन्यू करेंगे। जैसे हमने योग संक्रिया की एक ही विधि पढ़ी थी, योग संक्रिया इसकी एक विधि पढ़ी थी, जो विधि थी एकाधिकन पूर्वेण विधि। एकाधिकन पूर्वेण विधि, जिसमें हमने एकाधिकन पूर्वेण विधि से किस प्रकार योग किया जाता है वो पढ़ा था। उसी के अलावा हमने कल पढ़ा था व्यवकलन। व्यवकलन की हमने एक विधि पढ़ी थी, जो थी एकाधिकन पूर्वेण। आज हम इसी की दूसरी विधि पढ़ेंगे, एक न्यूनन पूर्वेण। दूसरी विधि जो है उसका नाम है एक न्यूनन पूर्वेण। एक न्यूनन पूर्वेण विधि। कल हमने पढ़ा था योग संक्रिया की एक विधि जिसका नाम था एकाधिकन पूर्वेण विधि, और व्यवकलन संक्रिया की भी एक विधि पढ़ी थी, जिसमें से एक थी एकाधिकन पूर्वेण विधि और दूसरी थी एक न्यूनन पूर्वेण विधि, जिसके बारे में हम आज पढ़ेंगे। पर उससे पहले हम ये जान लें कि एक न्यूनन होता क्या है। एक न्यूनन आपने छोटी क्लासों में भी पढ़ा होगा, एकाधिकन, एक न्यूनन। एकाधिकन क्या होता है? किसी संख्या के ऊपर जो बिंदु लगा होता है वो एकाधिकन चिन्ह कहलाता है। उसी तरह यदि किसी संख्या के नीचे बिंदु आ जाए, जैसे 7 के नीचे बिंदु लगा हुआ है, ये बिंदु क्या कहलाएगा? एक न्यूनन। मतलब हमें क्या करना है, इस 7 का को 1 कम करना है। 7 माइनस 1 कितना हो जाएगा? 6। इसी तरह से कोई संख्या मान लो 35 है, इसमें 5 के नीचे एक न्यूनन लगा हुआ है। 35 में 5 के नीचे एक न्यूनन लगा है, इकाई अंक के नीचे। मतलब हमें क्या करना है, 35 में से 1 माइनस करना है। कितना हो जाएगा? 35 माइनस 1 34। मान लो कभी दहाई अंक पर एक न्यूनन लगा आ जाए, जैसे है 76, इसमें 7 के नीचे एक न्यूनन का चिन्ह लगा हुआ है। मतलब हमें क्या करना है, यहाँ इकाई अंक को 1 कम नहीं करना, हमें दहाई अंक को 1 कम करना है। और दहाई अंक को 1 कम करने के लिए हम क्या करेंगे, 76 माइनस 10 करेंगे, क्योंकि दहाई का आधार 10 होता है, इसलिए हमने 10 माइनस किया, यानी ये कितना हो जाएगा? 66। ठीक है। ऐसे ही मान लो 96 है तो वो कितना हो जाएगा? 86। यदि 9 के नीचे, यदि मान लो यहाँ 6 के नीचे एक न्यूनन होता तो हमें किसको कम करना होता? 6 को 1 कम करना होता। 76 माइनस 1 कितना हो जाता? 75। ठीक है। 7 के नीचे एक न्यूनन का चिन्ह है, मतलब हमें 7 को 1 कम करना है, 6 हो जाएगा। यहाँ 6 के नीचे एक न्यूनन का चिन्ह है, मतलब हमें 6 को कम करना है, 5 हो जाएगा। अब हम पढ़ते हैं कि एक न्यूनन से कैसे घटाया जाता है। एक न्यूनन से घटाने के लिए आपको कल जो विधि पढ़ाई थी वो एकाधिकन विधि थी, जिसमें हमने क्या किया था कि यदि ऊपर वाली संख्या में से नीचे वाली संख्या नहीं घट रही थी तो नीचे वाली संख्या का हमने परमित्र अंक लिया था। उसी प्रकार से हमें आज भी काम करना है। यदि किसी संख्या में से, ऊपर वाली संख्या में से नीचे वाली संख्या नहीं घट रही तो हमें नीचे वाली संख्या का परमित्र अंक लेना है। जैसे उदाहरण लेते हैं, उदाहरण कोई संख्या है 8934, इसमें से हमें घटाना है 3485। ठीक है। इसको घटाने के लिए हमें वही बात, सिंपल घटाना आपको आता है कि जब ऊपर वाली संख्या में से नीचे वाली संख्या नहीं घटती तो हम पास वाली संख्या से उधार लेते हैं। परंतु यहाँ हमें क्या करना है, जिस तरह से देखो 5 क्या है, 4 से बड़ा है, मतलब 4 में से 5 नहीं घटेगा। परंतु कुछ बच्चे घटा के इसको लिख देते कि 5 में से 4 चला गया 1, जबकि ऐसा संभव नहीं है। 5 का परमित्र अंक हम लेंगे, कितना होता है? 5, और उसको ऊपर वाले अंक में जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा?
9। अब हमने 5 का परमित्र अंक लिया तो पूर्व वाली संख्या पर वहां क्या लगाया था हमने, एकाधिक। किस विधि में, एकाधिक विधि में। परंतु एक न्यूनन पूर्वेण विधि में हमें क्या करना है, पास वाली संख्या, और किसके पास वाली संख्या, ऊपर वाले के पास वाली संख्या के नीचे एक न्यूनन का चिन्ह लगाना है। मतलब ये 3 अब क्या कहलाएगा, 3 नहीं होगा, ये 2 कहलाएगा, क्योंकि ये हो गया 3 एक न्यूनन, ठीक है, यानी ये 2 हो गया। अब 2 में से 8 घट सकता है, नहीं घट सकता, तो फिर से हम 8 का परमित्र अंक लेंगे। 8 का परमित्र अंक कितना होता है, 8 का परमित्र अंक, 8 में ऐसा अंक जोड़ना है जिससे इसका योग कितना हो जाए, 10। 8 में कितना जोड़ोगे कि 10 होगा, 2, तो 8 का परमित्र अंक कितना हुआ, 2। 2 को हम क्या करेंगे, इस 2 में जोड़ देंगे। आप सोच रहे होंगे ये 2 कहाँ है, ये तो 3 है, ये 2 ही है क्योंकि इसके नीचे एक न्यूनन लगा हुआ है, और 2 और 2 कितना हो जाएगा, 4। अब हमने 8 का भी परमित्र अंक लिया, इसके पूर्व किसके, वियोज्य। कल हमने आपको 2 शब्द बताए थे, वियोज्य और वियोजक। वियोज्य क्या होता है, जिसमें से हम अंकों को घटा रहे हैं, तो इसके नीचे हमने क्या लगाया, एक न्यूनन। अब ये 9 नहीं कहलाएगा, ये क्या कहलाएगा, 8 कहलाएगा। कितना कहलाएगा, 8। 8 में से 4 घटता है, हाँ बिल्कुल घट सकता है 8 में से 4, तो हम इसको सिंपल घटा देंगे। 8 में से 4 गए 4। क्या हमने 4 का परमित्र अंक लिया, नहीं लिया, तो हम इसके पास वाले वियोज्य के पास वाले संख्या पर एक न्यूनन का चिन्ह नहीं लगाएंगे, क्योंकि हमने परमित्र अंक लिया ही नहीं। अब 8 में से 3 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 5। आप ऐसी कोई भी जोड़ घटाना हो उसको आप इस तरीके से कर सकते हैं। आपके बुक्स में बहुत सारे एग्जाम्पल, एक्सरसाइज में क्वेश्चन दिए हुए हैं, कोशिश करना, हो जाएगा आपसे और अच्छे से हो जाएगा। उसके बाद गुणा करने की विधियाँ, जिसमें आपने कल एक विधि पढ़ी थी गुणा करने की, वो विधि थी कौन सी, एकाधिक्येन पूर्वेण विधि। उसके भी कुछ रूल के हिसाब से आपने किया था। रूल क्या था कि एकाधिक्येन विधि से गुणा उन्हीं का किया जा सकता है जिसके चरम अंकों का योग 10 या 10 की घात में हो और शेष अंक समान हो। इसी तरह से आज हम गुणा करने की और विधि भी पढ़ेंगे, जिसमें दूसरी विधि है एक न्यूनन पूर्वेण। विधि, इसमें एक न्यूनन पूर्वेण विधि भी हम सभी सवालों में गुणा नहीं कर सकते। कुछ एक सवाल है जिनका गुणा हम इस विधि से कर सकते। उसकी पहचान कैसे होती है, इनमें 2 संख्याएं होती हैं और एक संख्या का सभी अंक क्या होते हैं, 9 होते हैं। एक संख्या के सभी अंक क्या होते हैं, 9। एक संख्या के सभी अंक 9 होते हैं। आप क्वेश्चन आते ही पहचान लोगे कि ये किस विधि से हमें करना है। दोनों विधियों में अंतर कुछ नजर आया। एकाधिक्येन पूर्वेण विधि में था कि आपको क्या करना है, एकाधिक्येन पूर्वेण विधि में जिसमें चरम अंकों का योग 10 या 10 की घात में हो, और एक न्यूनन पूर्वेण विधि में ये है कि इसमें एक संख्या के सभी अंक क्या होंगे, 9 होंगे। ठीक है, तो इसको हम उदाहरण से समझते हैं। इसमें भी 3 संख्या होती हैं जिसमें एक संख्या के सभी अंक, एक संख्या जिसके अंक 9 होते हैं उसे गुणक तथा दूसरी संख्या को गुण्य कहते हैं। वापस सुनना ध्यान से,
एक न्यूनन पूर्वेण विधि में जब हम गुणा करते हैं तो दो संख्याओं का गुणा करते हैं, जिसमें से एक संख्या के सभी अंक क्या होते हैं, 9 होते हैं, और जिसमें सभी अंक 9 होते हैं उसे हम गुणक और दूसरी वाली संख्या को क्या कहते हैं, गुण्य। और इसके गुणनफल में कितने पक्ष होते हैं, 2। गुणनफल के पक्ष कितने होंगे, 2 होंगे, एक वाम पक्ष और एक दक्षिण पक्ष। वाम पक्ष में क्या होता है, गुण्य -1। एक न्यूनन है, मतलब हमें एक कम करना है, गुण्य -1। और दक्षिण पक्ष में क्या हो जाता है, गुणक माइनस वाम पक्ष। आप इसे एक फॉर्मूला भी समझ सकते हैं एक न्यूनन पूर्वेण विधि से सवाल को हल करने का, कि ये एक सूत्र हो गया गुण्य -1 और दूसरे दक्षिण पक्ष में गुणक माइनस वाम पक्ष। ठीक है, इसको एक फॉर्मूले से समझ सकते हैं। अब गुण्य और गुणक क्या है, ये हमने आपको ऊपर बताया कि एक संख्या जिसके अंक 9 होते हैं उससे गुणक और दूसरी संख्या को क्या कहते हैं, गुण्य कहते हैं। पर इसमें भी कभी कभी 3 कंडीशंस हो जाती हैं। वो 3 कंडीशन क्या है, कभी गुण्य में अंकों की संख्या अधिक हो जाती है, गुणक में कम, कभी दोनों में अंकों की संख्या समान हो जाती है, और कभी क्या होती है कि गुणक में अधिक और गुण्य में कम हो जाती है। जैसे तीनों विधि के हम उदाहरण लेके समझेंगे। गुण्य अंक अधिक होंगे किससे, गुणक से। ठीक है, एक कंडीशन। दूसरी, गुण्य अंक बराबर किसके होंगे, गुणक अंक के। और तीसरी कंडीशन जो होगी उसमें क्या होगा, गुण्य अंक ज़्यादा होंगे और गुण्य अंक कम होंगे और गुणक अंक ज़्यादा हो जाएंगे। तीसरी जो कंडीशन होगी वो होगी गुण्य अंक लेस देन गुणक अंक। ये लेस देन ग्रेटर देन आप समझते होंगे, छोटी क्लासों में भी पढ़ा है आपने। लेस देन ग्रेटर देन, गुण्य अंक होगा और गुणक अंक कम होगा, या दोनों में ही अंक समान हो जाए, या गुण्य अंक कम और गुणक अंक अधिक हो जाए। अब इसको हम उदाहरण लेके समझते हैं। जैसे गुण्य अंक अधिक, मान लो हमने इधर लिया 43 गुणा 9, तो गुण्य में कितने अंक है, 2 अंक है, इकाई अंक और दहाई अंक, परंतु गुणक में सिर्फ 1 अंक है, 9। ठीक है, इसी तरह गुण्य और गुणक दोनों बराबर कर ले। जैसे हमने लिखा 137 गुणा 999, तो देखो इसमें गुण्य अंक कितने हैं, 3 है, इकाई दहाई सैकड़ा, और गुणक अंक भी कितने हैं, 3 है, इकाई दहाई और सैकड़ा। तीसरा एग्जाम्पल, गुण्य अंक क्या हो, कम हो और गुणक अंक अधिक हो। गुण्य अंक मान लीजिए हमने लिया 56 गुणा, और यहाँ क्या हो गया, गुणक में हमने ले लिया 9, गुणक अंक 999। तो देखो गुण्य में अंक कितना है, 2 है, और गुणक में अंक कितना है, 3 है। गुणक के अंक क्या है, अधिक है, और गुण्य के अंक क्या है, कम है। ठीक है, तो हम इन तीनों विधियों को समझते हैं। गुणा कैसे करना है, फॉर्मूला हमने आपको बताया। फॉर्मूला क्या है, गुण्य -1, और दक्षिण पक्ष में क्या हो जाएगा, गुणक माइनस वाम पक्ष। इसी फॉर्मूले को लेते हुए हम इस सवाल को करेंगे। गुण्य कौन सा है, 43, और गुणक क्या है, 9 है। ठीक है, देखिए तो इस भाग में हमें क्या करना है, 43 माइनस 1। विधि कौन सी है, एक न्यूनन पूर्वेण। कौन सी विधि है, एक न्यूनन पूर्वेण। इसीलिए हमने क्या कम किया, 1 कम किया, एक न्यूनन पूर्वेण। वाम पक्ष में, दक्षिण पक्ष में क्या होगा, गुणक कितना है, 9, इसमें से घटाना है वाम पक्ष। वाम पक्ष में जब 43 में से आप 1 घटाओगे तो वो कितना हो जाएगा,
42। ठीक है, अब आपको क्या करना है, इधर वाम पक्ष को हल करना है। 43 में से 1 गए 42, ठीक है, और इधर 9 में से इसको घटाओगे तो क्या हो जाएगा, माइनस की संख्या आएगी। 9 माइनस 42 आपने पढ़ा होगा, प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है, परंतु संख्याओं का माइनस होता है। चिन्ह कौन सा लगता है, जो बड़ी संख्या के साथ है। बड़ी संख्या कौन सी है, माइनस 42, तो इसका आंसर जो आएगा वो माइनस में आएगा। और यदि माइनस में आ जाए तो कोई संख्या को घटाते वक्त माइनस में, गुणा करते वक्त माइनस में, तो आंसर नहीं आएगा इनका, क्योंकि ये दोनों ही संख्या क्या है, प्लस की है, तो इसका आंसर माइनस में तो नहीं आ सकता। इसलिए हम क्या करेंगे, जब गुणक अंक में क्या हो, कम हो, तो हम क्या करते हैं, इसको इस तरह से लिख सकते हैं, इस 9 को इसके साथ मिला दो तो कितना हो गया, 429 माइनस 42। अब आप इसको घटा देंगे तो कितना हो जाएगा, 7, फिर 12, 4 हो जाएंगे और फिर 387 इसका आंसर आ जाएगा। जब आप 43 को 9 से गुणा करोगे तो कितना आएगा, 387 इसका आंसर आ जाएगा। अब आप इस सवाल को देखते हैं, बाकी सवाल नॉर्मल है। इस सवाल में थोड़ा सा चेंज है। क्या चेंज है कि यदि पीछे माइनस वाली संख्या बड़ी है तो हमें घटाना नहीं है। घटाना हमें कब है, जब 9 को इस 42 के साथ शामिल कर दिया जाए तो ये कितना हो जाएगा, 429। इसमें से जब 42 घटाओगे तो कितना आ जाएगा, 387। इसी तरह हम दूसरा सवाल देखते हैं, 137। वाम पक्ष में क्या हो जाएगा, 137 माइनस 1, और दक्षिण पक्ष में क्या हो जाएगा, 999 माइनस 136। ठीक है, अब 137 में से जब आप 1 घटाओगे तो कितना आएगा, 136, और इधर हमें क्या करना है, 999 में से 136 घटाना है। हमेशा घटाना पीछे से होता है। 9 में से 6 गए 3, 9 में से 3 गए 6, 9 में से 1 गए 8, यानी इसका आंसर जो आएगा वो कितना हो जाएगा, 136,863। ठीक है, अब अगला तीसरा नियम, जब गुणनीय क्या है, कम है, और गुणक क्या है, अधिक है, तब हमें इसको कैसे सॉल्व करना है। फॉर्मूला एक ही यूज लेना है, ठीक है, पर करने का सिर्फ इस विधि में तरीका थोड़ा सा अलग है। बाकी सब में क्या है, सेम ही तरीका है। इसमें भी हम करेंगे 56 माइनस 1, और पीछे क्या हो जाएगा, 999 माइनस 56 में से 1 कम किया, कितना हो गया, 55। वाम पक्ष कितना है, 55, और हमें घटाना कितना है, 55। अब हम घटाएंगे इसको तो कितना आएगा, यहाँ पर 56 में से 1 चला गया तो कितना आ गया, 55, और यहाँ 999 में से 55 घटाओगे तो कितना आएगा, 944। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 55,944। एक बार आप तीनों नियम को वापस से समझिएगा। कौन सी विधि है, एक न्यूनयन पूर्वेण विधि, जिसमें कैसी संख्याओं का गुणा किया जाता है, जिसमें एक संख्या के सभी अंक क्या हो, 9 हो, तथा दूसरी संख्या अलग हो, तो जो 9 वाली संख्या है वो गुणक कहलाती है और दूसरी संख्या गुणनीय कहलाती है। फॉर्मूला होता है गुणनीय माइनस 1, दूसरे दक्षिण पक्ष में होता है गुणक माइनस वाम पक्ष, परंतु इसमें 3 नियम अलग अलग लग जाते हैं, जब गुणनीय अधिक हो, जब गुणनीय कम हो, और गुणनीय और गुणक बराबर हो। करने का तरीका सब में एक है, परंतु जब गुणनीय अधिक होता है तब क्या होती है, पीछे वाली संख्या माइनस में आ जाती है, इसलिए हम उसको सिंपल से घटाते नहीं हैं। उसको किस तरीके से घटाते हैं, उस 9 को पहले आगे वाली संख्या में मिला देते हैं। मिलाना मतलब इनको जोड़ना नहीं है, इनको गुणा नहीं करना, इस 9 को बस इसके पास लाकर लिखना है, ना 9 को 42 से गुणा करना है, ना 9 को 42 से जोड़ना है, केवल इसके पास लाके लिखना है। तो ये हो जाएगा 429, और इसमें से जब 42 घटाओगे तो कितना आ जाएगा, 387। बाकी में सब में सिंपल है, आगे गुणनीय माइनस 1, पीछे गुणक माइनस वाम पक्ष, और इसमें घटाना आसान है क्योंकि
जो माइनस की संख्या है वो छोटी है, तो आंसर माइनस में आने का सवाल ही नहीं, तो ये डायरेक्ट हो जाएगा सॉल्व। इसमें कुछ भी नहीं ध्यान रखना है आपको, बस आपको इस वाली विधि में थोड़ा सा ध्यान रखना है। जब गुणनीय अधिक हो, स्टार मार्क कर लेना आप और इसको अच्छे से समझ लेना कि ये -42 क्या है, इस 9 से अधिक है, और जब अधिक है तो घटाने में माइनस में आंसर आ जाएगा। तो वो विधि थोड़ी सी लंबी हो जाएगी, और विधि से कर सकते हैं कि यहाँ घटा दिया माइनस में आ गया, फिर हम पास वाले से उधार लेंगे, पर वो विधि आपके लिए लंबी है। आप तो इसको इससे समझो कि इस 9 को हमें इस 42 के पास लाकर लिखना है। तो ये क्या हो जाएगा 929, और इसमें से जब 42 माइनस कर दोगे तो कितना आ जाएगा 387। ये थी गुणा करने की एक न्यूनतम पूर्वेण विधि। अब हम इस गुणा करने की तीसरी विधि पढ़ेंगे जिसका नाम है निखिलम विधि। निखिलम विधि में भी दो विधियां होती हैं, एक निखिलम आधार और एक निखिलम उपाधार। तो पहले ये आधार और उपाधार क्या होते हैं ये हम समझ लेते हैं, उसके बाद हम गुणा करने की अगली विधि निखिलम विधि पढ़ेंगे। आधार और उपाधार, आधार और उपाधार ये क्या होते हैं, और इससे फिर हम ज्ञात करते हैं विचलन। विचलन दोनों के लिए अलग अलग होते हैं, आधार के लिए अलग होता है और उपाधार के लिए भी अलग होता है। अब यह आधार और उपाधार हुए क्या, जैसे हमने कोई संख्या ली 29, तो अगर इसका आधार देखा जाए तो ये क्या है 10, परंतु अगर इसका उपाधार पूछा जाए, आधार हम मान सकते हैं ये क्या है 10, क्योंकि ये 2 अंक की संख्या है और 10 के नजदीक भी है। और उपाधार हम देखें तो इसका उपाधार हम 10, 20 भी ले सकते हैं और 30 भी ले सकते हैं, दोनों ही इसके उपाधार कहलाएंगे। आधार कितना होगा 10 होगा। अब जैसे हमने लिया दूसरी संख्या 97, ठीक है, इसका आधार हो सकता है कितना, किसके नजदीक है 100 के, तो आधार 100 हो गया। और उपाधार लेना चाहे तो हम इसका उपाधार 97 किन दो संख्याओं के बीच में आती है 90 और 100 के बीच में, तो उपाधार लेना चाहे तो इसका उपाधार एक ही होगा, क्या होगा 90। इसका उपाधार 2 हो रहा था, 20 और 30 दोनों ही हो सकते हैं। आप किसी को भी उपाधार मान के करोगे सवाल सही होगा आपका। आधार क्या होता है, छोटे शब्दों में देखा जाए तो आधार जो है वो क्या होता है 10 की घात में होता है, 10 की घात में। और जो उपाधार होता है वो क्या होता है आधार का ही गुणनखंड होता है, आधार का ही गुणनखंड होता है। अभी हमने आपको संख्या से समझाया। अब विचलन क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है जब आधार से निकालो और जब उपाधार से। तो जब आधार से निकालते हैं तो विचलन क्या होता है, संख्या माइनस आधार। संख्या कौन सी, हमें कोई संख्या दी होगी जिसका हम आधार सोचेंगे, उसी का हमें विचलन निकालना होगा। और विचलन अगर उपाधार से निकाले तो क्या हो जाएगा संख्या माइनस उपाधार, ठीक है। अब जैसे हमने एक संख्या ली अभी आपको 97, अगर आधार देखें तो इसका क्या होगा, आधार लेके हम अगर इसको सवाल हल करना चाहे तो इसका आधार क्या होगा 100। विचलन ज्ञात करें तो क्या होगा, अगर आपको सवाल आ जाए, कोई ऐसे ही सवाल आ जाए कि 97 का आधार व उपाधार बताइए। उदाहरण ले लेते हैं, 97 का आधार व उपाधार बताइए। तो आप आधार और उपाधार बता सकते हैं। आधार कितना होगा 100, क्योंकि ये किसके नजदीक है 100 के। और अगर उपाधार लेना चाहे तो इसका उपाधार कितना हो जाएगा 90। और दोनों से यदि विचलन निकालना चाहे
दोनों से विचलन निकालना चाहे तो आधार से विचलन कितना आएगा? विचलन होता है संख्या माइनस आधार। तो संख्या कौन सी है? 97, जिसमें से हमें 100 माइनस करना है। तो पीछे कितना रह जाएगा? -03। कितना रह जाएगा? -03। क्योंकि जब एक संख्या प्लस की होती है और एक माइनस की तो हमेशा संख्या घटाई जाती है, परंतु चिन्ह कौन सा होता है? जो बड़ी संख्या के साथ लगा होता है। यहाँ 100 बड़ी संख्या है जिसके साथ माइनस लगा है, इसलिए ये -03 होगा। उपाधार से विचलन निकालना चाहे तो विचलन क्या होगा? संख्या माइनस उपाधार। संख्या कितनी है? 97, उपाधार कितना है? 90। माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा? +7। ठीक है, तो ये है कि कोई संख्या हमें दी हुई है, उसका आधार पूछ ले, उपाधार पूछ ले और आधार और उपाधार से विचलन पूछ ले तो वो आप बता सकते हो। आधार जैसे 97 100 के नजदीक है तो इसका आधार कितना हो गया? 100। इससे विचलन निकाल सकते हैं हम। 97 में से जब 100 घटाएंगे तो कितना आएगा? -03। इसी तरह आधार व उपाधार ज्ञात करना था। उपाधार कितना होगा? 97 किसके नजदीक है? 90 के। तो हम 90 इसका क्या ले सकते हैं? उपाधार। एक चीज और आती है उपाधार अंक। उपाधार अंक क्या होता है? उपाधार अंक। उपाधार अंक क्या होता है? जैसे ये उपाधार हमारा कितना है? 90। ठीक है, तो 90 में ये जो दहाई अंक क्या है? 9। ये हमारा क्या कहलाएगा? उपाधार अंक कहलाएगा। क्या कहलाएगा? उपाधार अंक, जिसका यूज हम गुणा करते समय लेते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं जो हमारी गुणा करने की विधि है वो कौन सी है? निखिलम विधि। और निखिलम में भी दो है, एक निखिलम आधार है, दूसरी है निखिलम उपाधार। निखिलम आधार में क्या होता है? आधार जो हमें लेना होता है वो 10 या 10 की घात में ही कोई संख्या लेनी होती है, जैसे 100, 1000। इससे ज़्यादा होता नहीं है, 10,000 भी होता है, पर जो आपके गुणा आता है वो जिसका आधार 100 या 10 हो वैसा ही होता है। तो गुणा करने की जो विधि है निखिलम, गुणा करना है किस विधि से? निखिलम द्वारा। तो इसके लिए आपके लिए दो विधियां हो जाएंगी। एक हो जाएगी निखिलम आधार और एक हो जाएगी निखिलम उपाधार। निखिलम उपाधार। निखिलम आधार में कुछ नहीं है, आपको जो संख्याएं दी होंगी आपको उसका आधार देखना है कि क्या हो सकता है और उसके आधार पर करना है। और निखिलम उपाधार में जो संख्या दी होगी उसका आपको उपाधार देखना है और फिर उसका गुणा करना है। निखिलम आधार के दो होती हैं। देखो इसमें भी क्या कर सकते हैं? निखिलम आधार से हम दो संख्याओं का गुणा भी कर सकते हैं और तीन संख्याओं का गुणा भी कर सकते हैं। तो निखिलम आधार से दो संख्या का गुणा और तीन संख्या का गुणा कर सकते हैं। और इसी तरह से निखिलम उपाधार में भी हम दो संख्या का गुणा और तीन संख्या का गुणा भी कर सकते हैं। वापस देखो एक बार, गुणा करने की कौन सी विधि है? निखिलम विधि, जिसमें दो है, एक निखिलम आधार है और एक निखिलम उपाधार है। निखिलम आधार में हम दो संख्याओं का गुणा भी कर सकते हैं और तीन संख्याओं का गुणा। उसी तरह निखिलम उपाधार में भी हम दो संख्याओं का गुणा भी कर सकते हैं और तीन संख्याओं का गुणा भी कर सकते हैं। और इसमें ऐसा कुछ नहीं है जैसा चरम अंकों का था कि चरम अंकों का योग 10 या 10 की घात में हो, एकाधिकन विधि वाला, या एक न्यूनन वाला कि उसमें एक संख्या के सभी अंक 9 हो,
वो भी नहीं होना चाहिए। यहाँ तो बस ऐसा है कि जो संख्याएं आपको दी है, जो आधार ले रहे हो, ये नहीं कि एक का आधार आपने 10 लिया और दूसरे का 100 लिया। यहाँ दोनों संख्या ऐसी ही होंगी कि जिसका आधार 10 हो रहा हो या जिसका आधार दोनों संख्याओं का 100 हो रहा हो। ठीक है, 3 संख्या है तो 3 में भी यही होगा कि या तो आधार तीनों का 10 होगा या आधार तीनों का 100 होगा। ये नहीं कि 2 संख्याओं का आधार 10 हो रहा है और एक का 100 हो रहा है, ऐसी संख्याएं नहीं होंगी। तो हम इसको एक एक करके पढ़ते हैं। पहले हम निखिलम आधार द्वारा 2 संख्या का गुणा पढ़ते हैं। निखिलम आधार द्वारा 2 संख्या का गुणा, निखिलम आधार द्वारा 2 संख्या का गुणा। आप चाहो तो इसको एक फॉर्मूले की तरह भी समझ सकते हो। 2 संख्याओं का गुणा है तो गुणनफल में कितने पक्ष होंगे? गुणनफल में 2 पक्ष होंगे। ठीक है, एक वाम पक्ष और एक दक्षिण पक्ष। वाम पक्ष में क्या होगा आपका? एक संख्या, ठीक है, प्लस दूसरा विचलन। संख्या को स से लिखा है, विचलन को वी से लिखा। और दूसरे दक्षिण पक्ष में क्या होगा? विचलनों का गुणा। अब हम इसको कोई उदाहरण लेके समझते हैं। वापस आप समझ लो, इसको एक फॉर्मूले के तौर पे याद कर सकते हो आप, नहीं तो आप इसको सीधे समझ लो कि 2 संख्याओं का गुणा करते हैं तो गुणनफल में 2 पक्ष होते हैं, एक वाम पक्ष और एक दक्षिण पक्ष। वाम पक्ष में एक तो संख्या होती है और दूसरी संख्या का क्या होता है? विचलन होता है। और दक्षिण पक्ष में क्या होता है? विचलनों का गुणा होता है। ठीक है, अब इसको एक उदाहरण लेके समझते हैं। जैसे हमने गुणा किया, हमें गुणा करना है इसी फॉर्मूले को लेके। तो जैसे हमने गुणा किया 13 गुणा 14, ठीक है, किस विधि से कर रहे हैं? 2 संख्याओं का गुणा। आधार क्या? आधार लेना है हमें और इसमें 2 पक्ष होंगे गुणनफल में, एक संख्या प्लस दूसरा विचलन, और पिछले भाग में होगा विचलनों का गुणा। सबसे पहले हमें निखिलम विधि से, निखिलम विधि है इसलिए हमें आधार लेना है। निखिलम आधार, आधार कितना होगा? 13 और 14 दोनों किसके नजदीक है? 10 के या 100 के? 10 के नजदीक है, तो इसका आधार क्या होगा? आधार कितना हो जाएगा? 10। अब इस गुणा को करते कैसे हैं? देखो, एक तरफ लिखते हैं संख्या और उससे थोड़ी दूरी बना के लिखते हैं विचलन। संख्या क्या है? एक 13 है और दूसरी 14 है। इसको हमें क्या करना है? गुणा करना है। और विचलन क्या है? विचलन निकालने का हमने आपको फॉर्मूला बताया था, क्या होता है? संख्या माइनस आधार, यानी 13 में से 10 माइनस करना है तो विचलन कितना आ जाएगा? +3। 14 में से 10 माइनस करना है यानी विचलन कितना आ जाएगा? +4। ठीक है, अब इसको गुणा करना है इसी फॉर्मूले को लेते हुए। किस प्रकार से गुणा करेंगे हम? 2 पक्ष होते हैं, वाम पक्ष और दक्षिण पक्ष। वाम पक्ष में क्या होता है? एक संख्या प्लस दूसरा विचलन। एक संख्या कौन सी है? मान लो हमने संख्या 13 ले ली, तो हमें विचलन कौन सा लेना है? 3 ना लेके दूसरा विचलन 4 लेना है। और यदि आप मान लो कि आप 4 लेते हो संख्या, तो विचलन आपको कौन सा लेना है? 3 लेना है। कोई भी ले सकते हो। अगर संख्या 13 ले रहे हो तो विचलन 4 लेना है, और संख्या 14 ले रहे हो तो विचलन आपको 3 लेना है। ठीक है, अब आपको संख्या आपने ली 13 प्लस इसमें क्या जोड़ना है? दूसरा विचलन, जो कि क्या है? 4 है, प्लस का 4 है। दूसरे भाग में दोनों विचलनों को गुणा करना है। +3 गुणा +4, प्लस है माइनस है, उन संख्याओं को अधिकतर क्या करते हैं? कोष्टक में लिखते हैं, गुणा का साइन जब लगाते हैं। अब आगे कितना हो जाएगा? 13 और 4 को जोड़ोगे 17, और पीछे क्या हो जाएगा? 3 और 4 को आपको क्या करना है? गुणा करना है। आगे तो एक संख्या और दूसरे विचलन को जोड़ना है, पीछे वाले भाग दक्षिण पक्ष में आपको दोनों विचलनों का गुणा करना है। तो जब हम यहाँ 3 को 4 से गुणा करेंगे कितना हो जाएगा? 12।
अब ध्यान दीजिए, एकाधिकरण विधि में हमने पढ़ा था कि हमने जो भी आधार लिया उसमें जीरो जितने होते हैं उसके दुगने अंक किस में होते हैं, दक्षिण पक्ष में। परंतु यहाँ ऐसा नहीं है, यहाँ क्या है कि जितना आधार में जीरो है उतना ही अंक पीछे वाले भाग में होगा, बाकी क्या आ जाएगा, आगे आ जाएगा। मतलब आपको यहाँ देखो जीरो कितना है, 1 है, और यहाँ अंक कितने हैं, 2 हैं। यानी हम इस 1 को क्या करेंगे, आगे शिफ्ट कर देंगे, 17 में जोड़ देंगे। ठीक है, तो यहाँ कितना हो जाएगा 18 और यहाँ कितना रह जाएगा 2। यानी जब इनका गुणा किया गया तो उत्तर कितना आया, 182। कितना आ गया, 182। आप सिंपल गुणा करके चेक भी कर सकते हो। वापस समझो बच्चों, 13 और 14 जिसका आधार कितना है, 10, दोनों ही 10 के नजदीक है। विचलन निकालने का हमने आपको फॉर्मूला बताया, संख्या में से आधार घटा देते हैं। संख्या थी 13, 13 में से जब 10 घटाया तो विचलन +3 आया, और जब 14 में से 10 घटाया तो विचलन कितना आया, +4। विचलन प्लस का भी हो सकता है और माइनस का भी। अभी एक सवाल करेंगे जिसमें विचलन माइनस आ जाए, तो उसको किस तरीके से करेंगे यह हम देखेंगे। अभी हमने जो किया 13 + 4 और पीछे वाले भाग में 3 और 4 को गुणा किया, विचलनों का गुणा। आप फॉर्मूला बना सकते हो इसका कि एक संख्या प्लस दूसरा विचलन, और इधर हो जाएगा दोनों विचलनों का गुणा, और ऐसे सिंपल भी याद रख सकते हो। फिर देखो यहाँ 12 आया जिसमें 2 अंक थे, परंतु आधार में जीरो कितना था, 1, तो हमने 1 अंक यहीं छोड़ दिया, इस 1 को आगे लाके इस 17 में जोड़ दिया। ठीक है, तो ये कितना आ गया इसका आंसर, 182। ठीक है, एक और क्वेश्चन लेते हैं हम इसी का, परंतु उसमें अंक कितने होंगे, 3 होंगे। संख्याएं कितनी होंगी, 3 होगी, और 3 संख्याओं का गुणा करेंगे तो उसके गुणनफल में भाग भी कितने आएंगे, 3 आएंगे। संख्या 3 संख्या का गुणा, तीन संख्या का गुणा करते हैं। ठीक है, तो इसमें 3 भाग होंगे, प्रथम भाग, मध्य भाग और तृतीय भाग। प्रथम भाग में क्या होगा, एक संख्या प्लस शेष 2 विचलन, शेष 2 विचलन। ठीक है, दूसरे भाग में आएगा 2 विचलनों के गुणा का योग, और तीसरे भाग में आएगा तीनों विचलनों का गुणा। ठीक है, हमने संख्या ली जैसे 102, 103 और 100 ले लो, 4 ले लो, कुछ भी ले सकते हो। इन तीनों का ही आधार कितना है, 100। आधार कितना हो जाएगा, 100। ठीक है, अब करने का तरीका वही, संख्या और इधर विचलन। संख्या कौन कौन सी है, 102, 103 और 104, इनको गुणा करना है। इधर विचलन, जैसे पिछली बार हमने घटा के लिखा, अब हम डायरेक्ट लिख रहे हैं। 102 में से 100 चले गए, +2 +3 +4। अब 3 भाग बना लेंगे हम। फर्स्ट भाग में क्या होगा, पहली संख्या प्लस शेष 2 विचलन, 3 और 4 को इसमें जोड़ देंगे। दूसरे भाग में 2 विचलन को गुणा करेंगे, पहले 2 और 3 को गुणा करेंगे, फिर 3 और 4 को गुणा करेंगे, फिर 2 और 4 का गुणा करेंगे। तो 2 × 3 + 3 × 4 + 4 × 2। और तीसरे भाग में क्या है, तीनों विचलनों का गुणा, यानी 2 × 3 × 4। वापस देखो एक बार, 3 संख्याओं का गुणा करना है, तीनों संख्या को एक तरफ, तीनों का विचलन एक तरफ। फॉर्मूला है एक संख्या प्लस शेष 2 विचलन। तो एक संख्या हो गई 102, विचलन कौन से हो गए, 3 और 4। 2 विचलनों का गुणा, पहले 2 3 को गुणा किया, फिर 3 4 को गुणा किया, और फिर 2 और 4 का गुणा करके उसका योग किया, और पिछले भाग में तीनों का गुणनफल है। अब हम इसको जोड़ लेते हैं।
102 और 3 105, 105 और 4 109, इधर गुणा करेंगे 6 प्लस 12 प्लस 8, इधर गुणा करेंगे कितना हो जाएगा 24। ठीक है, अब इनको फिर से बीच वाले को जोड़ लेंगे 109, इनको जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 26 और इनको जोड़ेंगे कितना होगा 24 दिया हुआ है। अब आधार में कितने जीरो थे 2, तो सभी भाग में कितने अंक होने चाहिए 2 अंक होने चाहिए, जो कि है। यदि अंकों की कमी हो जाए तो हम जीरो लगा के बढ़ा देंगे और यदि अंक ज़्यादा हो जाए तो हम उसको आगे ले आएंगे। यहाँ से आगे लाएंगे तो इधर आ जाएगा और यहाँ से आगे लाएंगे तो इस 6 के पास आ जाएगा, परंतु अंक क्या है बिल्कुल बराबर है, जितने जीरो है उतने ही अंक है। तो इसका आंसर आ जाएगा 1092624। जब आप 102, 103, 104 को गुणा करोगे तो ये आंसर आ जाएगा। वापिस समझ लो, जब 3 संख्याओं का गुणा करते किससे निखिलांक आधार से, तो एक फॉर्मूला बनता है। आप इसको फॉर्मूला मान लो या सिंपली याद कर लो कि 3 भाग होंगे। प्रथम भाग में हो गया एक संख्या प्लस शेष 2 विचलन, दूसरे भाग में 2 विचलनों के गुणा का योग और तीसरे भाग में तीनों विचलनों का गुणा होगा। आधार आपको लेना है 102, 103, 104 का आधार कितना हो गया 100 हो गया। यहाँ हमने संख्या लिखी, यहाँ हमने विचलन लिखा, फिर तीनों भाग में फॉर्मूले के अकॉर्डिंग मान रखा और फिर इसका आंसर आ गया। उम्मीद है आपको ये पढ़ाया हुआ समझ में आया होगा। यदि आपको ये अच्छा लगा तो आप इस अपेक्स के इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए तथा बेल आइकन पर क्लिक कीजिए।